अब आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब कि एक चार्ज मानो कि यहां पे है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, ऐसे लिया था। लेकिन चार्ज जो है अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है किसी सिस्टम में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें देखना है। तो यहां हमें 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं। वन है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखो कि सपोज के चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, और मानो कि हम एट पॉइंट P इस डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहां एट पॉइंट P एक चार्ज हमने Q रख दिया। सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P दैट इज R। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे कि ये जो पूरा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सो मेनी इनफाइनेटिसिमल स्मॉल, मतलब कि बहुत छोटे 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 लाइन एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने यहां पे एक ऐसा स्मॉल एलिमेंट दिखाया है dl डैश। अब ऐसे छोटे वाले वेरी स्मॉल एलिमेंट जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है वो हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन आफ्टर वो चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करता है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेरी स्मॉल है, तो उसको हम लिमिट टेंड्स टू 0 करेंगे। तो बाद में ये सभी एलिमेंट का जो फोर्स कैलकुलेट करके उसका सम अप करे तो रिजल्टेंट मिलेगा। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल, राइट? तो अब गिनते हैं, देखो कि यहां पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर अ लाइन हमने कंसीडर कर लिया। नाउ we want to calculate the force acting on a charge Q situated at point P due to this particular charge distribution, और वो ऐसे कैलकुलेट होता है। तो पहले हमें dl डैश ऐसा एलिमेंट लेके उसके ऊपर का चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले गिनते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन बी लैम्बडा। So charge per unit length, that is called linear charge density. तो lambda, that is total charge on the line divided by total length of the line, Q by L। तो इसको बोलेंगे हम linear charge density, that is charge per unit length। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। अब हम कंसीडर करते हैं कि मानो कि dl डैश पे चार्ज dq है। अब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए लैम्बडा कांस्टेंट है मानो कि, तो सिंपली हम लैम्बडा लिखेंगे। लेकिन अगर मोर जनरलाइज्ड करना है कि अलग अलग पोजीशन पे लीनियर चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, हमने एट प्रेजेंट dl डैश r डैश पोजीशन पे लिया हुआ है, तो हम कंसीडर करेंगे अपनी लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी एट पोजीशन r डैश। क्लियर? तो नाउ वी कंसीडर द लाइन एलिमेंट dl डैश। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्बडा है तो dl डैश में कितना है। अगर dl डैश में हम लिखते हैं कि dq चार्ज है, तो that dq charge is lambda at position r dash into dl dash। अब देखो कि force acting on charge q due to this particular charge residing on this element dq, as per Coulomb's law we can write kq dq upon magnitude r minus r dash cube into r minus r dash। सॉरी। अब
यहां पे टोटल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन हम पूरी लाइन पे लेंगे, मतलब कि पूरी लाइन पे हम dl डैश जैसे n एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। ड्यू टू ईच एलिमेंट q पे जो फोर्स लगता है वो कैलकुलेट करेंगे, एंड देन आफ्टर उसका समेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, एलिमेंट वेरी स्मॉल, लिमिट टेंड्स टू 0, तो वो समेशन हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन df, ये लाइन पे लेना है तो यहाँ पे L सिंबल किया, यहाँ भी लिखना पड़ेगा L। सो k q dq अपॉन मैग्नीट्यूड r माइनस r डैश क्यूब इंटू r माइनस r डैश। अब dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f दैट इज k q इंटीग्रेशन लैम्बडा r डैश dl डैश अपॉन r माइनस r डैश क्यूब इंटू r माइनस r डैश। क्लियर? तो अगर हमें फोर्स मिल गया इस चार्ज q पे, तो अब फोर्स अपॉन चार्ज कर लेते हैं। तो ये चार्ज q जो है उसको लेफ्ट साइड ले लो, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, that will be E, that is F upon Q equal to K integration over the line lambda R dash dl dash upon R minus R dash cube into R minus R dash। तो इस तरीके से हम intensity of electric field at this particular point due to linear charge distribution calculate कर सकते हैं। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है कि एक बार हमने ये जो पॉइंट है अपना P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पे अगर आप कोई भी चार्ज रख दो Q1, Q2, Q3, तो उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट Q1 इंटू ई, Q2 इंटू ई, Q3 इंटू ई, हर बार हमें ऐसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेके फोर्स कैलकुलेट करके फिर समीशन या इंटीग्रेशन करके वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि हम कह सकते हैं कि दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एंटायर चार्ज सिस्टम। वो सिस्टम जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अब कॉन्सेप्ट जो आगे हमने डिस्कस किया ना वो सेम रहेगा, राइट? सिंबल्स चेंज हो गए, सिर्फ इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम रहेगा। देखो, मानो कि हमने एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि लाइन चार्ज में हमने छोटे 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 लाइन एलिमेंट लिए थे, तो यहाँ पे हम छोटे 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 सरफेस एलिमेंट ले लेंगे, राइट? And due to this surface charge distribution, suppose we want to find the electric field intensity at point P at position R. तो यहाँ पे हम ये surface charge distribution consider कर लेते हैं shown in the figure, and we want to find the electric field at point P. तो वहां पे हमने चार्ज Q रख दिया, तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम यहाँ पे स्मॉल 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 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मानो कि हमने ये dA डैश कंसीडर किया और उसके ऊपर चार्ज रिसाइडिंग जो है वो dq है, तो वो पहले कैलकुलेट करेंगे और उसका फोर्स इस पे गिनेंगे। तो उसके लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया। सो सिग्मा द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज ऑन द सरफेस अपॉन सरफेस एरिया, इसका यूनिट बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमने ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया dA डैश के, जिसके ऊपर चार्ज कंसीडर किया dq, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, तो चार्ज इन एरिया dA डैश हाउ मच,
So sigma into dA dash, sigma at position r dash, ये दिखाया है। अब फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज dQ, तो एज पर कूलम्स लॉ K Q dQ अपॉन r माइनस r डैश क्यूब r माइनस r डैश। अब देखो कि टोटल फोर्स ऑन Q, तो ऐसे n नंबर ऑफ स्मॉल 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 सरफेस एलिमेंट लेंगे, हर एक के ऊपर का चार्ज गिनेंगे, ड्यू टू ईच वन Q पे कितना फोर्स लगता है वो गिनेंगे, देन आफ्टर वेक्टर समेशन ऑफ ऑल। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लिमिट डेल्टा ए और डी ए टेंड्स टू 0 है, तो ये समेशन इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाएगा। सो टोटल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ ऑन द सरफेस, सो के क्यू इंटीग्रेशन ऑन द सरफेस सिग्मा आर डैश डी ए डैश अपॉन आर माइनस आर डैश क्यूब आर माइनस आर डैश। अब एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो Q को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले लेंगे। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज F बाई Q दैट इज K इंटीग्रेशन सरफेस सिग्मा डी ए डैश अपॉन आर माइनस आर डैश क्यूब आर माइनस आर डैश। क्लियर बच्चों? अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसमें हम छोटे 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 वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो मानो कि ये पूरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उसमें ये छोटा वॉल्यूम एलिमेंट हमने ले लिया dV डैश, मानो कि उसके अंदर चार्ज है dQ, और अब पहले हम गिनेंगे फोर्स ऑन Q बाई dQ, फिर हम गिनेंगे टोटल फोर्स, देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो as shown in the figure, suppose electric charge is distributed continuously over some volume। अब यहाँ वॉल्यूम लिया है तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसका यूनिट बन जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, सो रो दैट इज Q बाय V। अब हम पहले dQ गिनेंगे, सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो एट पोजीशन r डैश, तो चार्ज dV में कितना, सो रो इंटू dV और dV डैश। अब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट P एट पोजीशन वेक्टर R ड्यू टू चार्ज dQ इज, सो दैट इज एज पर कूलम्स लॉ dF इक्वल टू K Q dQ अपॉन मैग्नीट्यूड R माइनस R डैश क्यूब इंटू R माइनस R डैश। तो अब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो F इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम dF, K Q इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो R डैश dV डैश अपॉन मैग्नीट्यूड R माइनस R डैश क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस R डैश। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, Q को लेफ्ट साइड ले लेंगे, सो चार्ज Q is small, take it on left hand side, so electric field at point P that is F by Q that is equal to K integration over the volume rho at vector R dash into dV dash upon magnitude R minus R dash cube into vector R minus R dash। तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि कॉन्सेप्चुअली थियरी सेम है, सिर्फ हमें एक में लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी है, दूसरे में सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरे में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिपेंडिंग ऑन द कंसीडर्ड स्मॉल 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 एलिमेंट्स। क्लियर बच्चों? नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल 1.9। Two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point
P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge. ये फिगर में दिखाया है, as shown in figure A. And B, a point Q 15 centimeter away from O on the line passing through O normal to the axis of the dipole as shown in figure B. अब देखो सिंपल थिंग है, पहले हम लेते हैं कि एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ऑन पॉजिटिव साइड फ्रॉम द सेंटर 15 सेंटीमीटर. अब एक्चुअली इस एग्जांपल में टेक्स्ट में क्या किया है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. उन दोनों की डायरेक्शन फिक्स करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहां पे एक चीज देखो आप कि ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 5 मिलीमीटर, मतलब कि आपका जो ये 5 मिलीमीटर है वो 2A है. तो सेंटर टू एनी चार्ज A वो 2.5 मिलीमीटर हो गया. अब 2.5 मिलीमीटर दैट इज वेरी मच स्मॉलर देन 15 सेंटीमीटर. तो हमने थियरी में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल में एक इक्वेशन प्रूव किया था कि इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन A तो क्या रिजल्ट आएगा. तो यहां पे इस एग्जांपल में दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके आपको ये बताने की कोशिश की है कि दोनों आंसर सेम ही आते हैं. नाउ लेट्स सी 2A 5 मिलीमीटर तो A 2.5 मिलीमीटर दैट इज 0.25 into 10 raised to minus 2 मीटर. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो E प्लस के क्यू और 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. तो ये R है, ये A है, तो R माइनस A हो गया इतना. सो देखो ये पोर्शन A है, ये भी A है और ये अपना R है. सो B2P हो गया R माइनस A होल स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि यहां पे होगा. ठीक है बच्चों. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज तो E माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, उसका आंसर आ गया. तो नेगेटिव है सो दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज, तो मतलब वो हो गया ये डायरेक्शन में टुवर्ड्स द चार्ज. तो ये दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए. तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों का एल्जेब्रिक समीशन ले लिया हमने. तो रिजल्टेंट आ गया दिस माइनस दिस 2.7 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम. अब हम कंसीडर करते हैं कि R इज वेरी मच ग्रेटर देन A. ठीक है, तो उसके लिए हमने थियरी में इक्वेशन डिराइव किया था E दैट इज 1/4πε0 2P अपॉन R³. अब P क्या है, तो P दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू है Q इंटू 2A. तो Q 10 माइक्रो कूलम है तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, तो वो हो गया 10⁻⁵ कूलम. 2A सो 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻3, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर. अब ये सब वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁵. तो देखो कि ये दोनों आंसर हमारे ऑलमोस्ट नियरली इक्वल आ गए हैं, राइट. तो हम इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन A तो उस केस में डायरेक्ट ये इक्वेशन लेके कैलकुलेशन कैरी आउट करें तो आंसर वही आएगा. अब सेम चीज हम
इक्विटोरियल लाइन के लिए देखते हैं। चलो, सो at a point Q on the equatorial line of the dipole, तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज देन नेगेटिव चार्ज दोनों का रिजल्टेंट, एंड देन आफ्टर कंसीडरिंग R वेरी मच ग्रेटर देन A क्या आंसर आता है वो देखेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये डिस्टेंस A, ये R, सो दैट इज ये वाला हो गया अपना अंडर रूट r² प्लस a², तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r² प्लस a², सिंपली सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो आंसर आएगा 3.99 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और ये हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब B से Q वाली डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ये डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्ज सेम है, तो उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, लेकिन टुवर्ड्स द चार्ज आएगा मतलब Q से A वाली डायरेक्शन में आएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहां पे, तो साइन कंपोनेंट ये दोनों के, एक यहां पे और एक यहां पे, ये अपना थीटा हो गया, वो कैंसल हो जाएंगे, और दोनों के कोसाइन कंपोनेंट ये डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है इसलिए सम अप हो जाएंगे। थियरी में ये सब हमने किया है। तो E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, E प्लस और E माइनस दोनों की वैल्यू सेम है, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स E प्लस कॉस थीटा, सो 2 टाइम्स E प्लस कॉस थीटा दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो A अपॉन अंडर रूट r² प्लस a²। ठीक है, तो अभी 2E प्लस की वैल्यू, A की वैल्यू r² प्लस a², यहाँ पे (1/2) ले लेना बेटा, और यहाँ पे इंटू 10⁻², स्क्वायर करके वो बाहर ले लिया था इसलिए 10⁻² बाहर लिख लिया। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी B2A। अब कंसीडर करते हैं कि फॉर पॉइंट Q R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, तो हमारे पास थियरी में रिजल्ट था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू P आगे हमने कैलकुलेट किया, और r³ की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करो तो वही आंसर आएगा। अब यहां पे देखो आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिलता है, ये वैल्यू आपकी हो गई 1.33 इंटू 10⁵, और देखो कि आगे एक्सिस के लिए हमारी वैल्यू आई थी 2.6 इंटू 10⁵, तो इक्वेशन में हमने देखा था कि यहां पे देखो E दैट इज K2P अपॉन r³ है, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए Kp अपॉन r³ है हमारा इक्वेशन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे हम अगर सेम डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर कर ले तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे एक्सिस पे सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल आएगा, जो आगे हमें आया था कि 2.6 इंटू 10⁵। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर दिमाग में हो तो JEE और नीट में MCQ सॉल्व करने में इजी हो जाता है कि वो डायरेक्ट आप पता कर सकते हो, यस यहाँ पे एक्सिस पे सेम पोजीशन पे डबल आएगा, या तो फिर इक्वेटोरियल लाइन पे सेम पोजीशन पे एक्सिस पे जो आता है उससे हाफ आएगा। क्लियर बच्चों? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। सो कंसीडर वन परमानेंट डायपोल with dipole moment P
in a uniform electric field E as shown in the figure। तो देखो ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की जो फील्ड लाइंस हम दिखाएंगे वो याद रखना हमेशा वो पैरेलल होगी और इक्वी स्पेस्ड होगी। सो उससे पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर हमने एक परमानेंट डाइपोल रख दी। तो ये जो डाइपोल हमने रखी उसकी डाइपोल मोमेंट जो होगी वो दिखाएंगे हम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे। तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डाइपोल। तो मानो कि ये एंगल अपना थीटा है, राइट। अब यहां पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, सो व्हेन एनी चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, the force act on it that is Q into E। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज QE होंगे, मतलब कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स सेम है, डायरेक्शन वाइज दोनों फोर्स ऑपोजिट है। इसका मतलब कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल अब 0 हो गया। लेकिन देखो यहां पे ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। मतलब कि these two forces are equal in magnitude, opposite in direction, but not collinear। तो अब क्या करेंगे ये दोनों फोर्सेस? टॉर्क जनरेट करेंगे, क्योंकि ये कपल ऑफ फोर्स हो गया, स्टैंडर्ड 11th में पढ़े थे, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन ले ली, यहां से उसके ऊपर हमने नॉर्मल बना दिया। तो इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया 90, ये एंगल थीटा है। तो 2a हो गया ये, तो ये साइड जो है थीटा के सामने वाली वो हो जाएगी 2a साइन थीटा। मतलब कि दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो गया 2a साइन थीटा। तो QE इंटू 2a साइन थीटा इतना टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। सो वी कैन राइट 2QAE साइन थीटा, बट 2QA दैट इज डाइपोल मोमेंट P, so we can write that is PE sin theta। so in vector form we can write torque tau that is vector P cross vector E। so torque की जो डायरेक्शन है that will be perpendicular to both direction of P and direction of E, and we can fix this direction of torque with the help of right hand screw rule as we studied in standard 11th। क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 11th में, उसमें ये सब हमने डिस्कस किया था। तो अब क्या होगा कि अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टॉर्क दिस डाइपोल विल बी रोटेटेड लाइक दिस, एंड इट विल बी रोटेटेड एंड विल बी अलाइन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ अलाइन हो जाएगी देन योर थीटा विल बी 0 साइन 0 0, तो उस टाइम पे आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा एंड इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगी देन आफ्टर टॉर्क 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आगे हमने देखा यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है कि एट डिफरेंट पोजीशंस द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सेम वन। यहां पे अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, तो हम यहां पे कहेंगे दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने मानो कि ये डाइपोल रख दिया। अब एट द पोजीशन ऑफ प्लस चार्ज एंड एट द पोजीशन ऑफ माइनस चार्ज फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है। तो दोनों पे मानो कि यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी E1 है, तो हमने लिखा कि चार्ज प्लस Q पे फोर्स लगेगा प्लस QE1, एंड यहाँ पे एट द पोजीशन ऑफ माइनस Q चार्ज मानो कि E2 फील्ड इंटेंसिटी है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा माइनस QE2। अब यहां पे these two forces are not equal in magnitude as well as not collinear, दोनों एक ही लाइन पे नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पोजीशन में डाइपोल पे नेट फोर्स भी लगेगा एंड नेट टॉर्क भी लगेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि आगे जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें डाइपोल ने कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं की थी, सिर्फ रोटेशन किया था। तो इसमें अब क्या होगा कि रोटेशन तो होगा, इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उसके साथ कुछ ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। तो ये ऐसे घूमता घूमता आगे जाएगा ऐसे, एंड व्हेन इट इज अलाइन विद द फील्ड then after torque 0 हो जाएगा, and under the effect of some net force it will continue its translational motion। तो इस तरीके की उसकी बिहेवियर होगी। so dipole will experience some net force and torque both, और under the effect of it मैंने जैसे आपको दिखाया कि ये ऐसे घूमती घूमती आगे जाएगी, and once it is aligned then it will execute translatory motion only। क्लियर बच्चों? नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पे देखो कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी एसोसिएट कर सकते हैं। और वो ऐसे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड at a point is the measure of the strength of electric field at that point। तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट करके उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी किसी पॉइंट के पास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हमने कोई एरिया ए रख दिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। अगर आपको याद है तो हम 11th में मास फ्लक्स भी पढ़े थे, मतलब कि अमाउंट ऑफ समथिंग पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट। तो इसे हम फ्लक्स बोलते हैं। अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, वी प्लेस अ स्मॉल प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया ए नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इट दैट विल प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ई है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ए कितना होगा? तो ई इंटू ए। नाउ हियर सी, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज द गिवन surface that is perpendicular to the electric field. So in that particular case, what we have to do? So let's discuss all these things. See, suppose we have the uniform electric field as shown in the figure, and a surface with area A that is placed perpendicular to the electric field. तो इसके अंदर से जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई ले लेंगे हम,
तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया दैट इज E, therefore number of field lines passing through area A, that is how much? So we can write that is E into A. लेकिन यहां पे देखो कि सपोज योर सरफेस एरिया A that is not exactly perpendicular to the electric field but it is at some angle. तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि we have to take the component of this surface which is perpendicular to the field. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर, देखो ये सिचुएशन में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम 11th में स्टडी कर चुके हैं कि एरिया वेक्टर दैट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो यहाँ पे एरिया वेक्टर दैट इज एट सम एंगल थीटा विथ E. तो अगर हम ये एरिया वेक्टर जो है उसका फील्ड की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ले ले, सो दैट कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू E. तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज EA cos थीटा. अगर हम सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू द फील्ड. अब इस केस में क्या होगा, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू द सरफेस. सरफेस के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, मतलब कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इन दिस केस वो जीरो हो जाएगा. तो ये सब हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं कि फाई दैट इज EA cos थीटा और वी कैन राइट वेक्टर E डॉट वेक्टर A. अब देखो यहां पे कि अगर ये सिचुएशन ले लो तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, थीटा 0 cos 0 1, तो फाई हो गया E into A. ये केस ले लो तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा, तो फ्लक्स हो गया EA cos थीटा. यहां पे देखो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा हो गया 90 cos 90 0, तो फ्लक्स हो गया 0. तो हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द गिवन सरफेस एलिमेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया यूनिट. नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर न्यूटन m1 L1 T minus 2 upon coulomb, that is T1 A1 m square, so for that L2 resultantly you will get m1 L3 T minus 3 A minus 1. Clear? Now say it is not necessary always your electric field that is uniform one, as well as it is not necessary always your given surface that is a plane surface. So now discuss more generalized case, right? Suppose electric field is not uniform one, as well as your surface that is also not the plane surface. तो इसमें हम क्या करेंगे कि in this case we will consider infinitesimal small surface element, बहुत छोटा वाला. We will consider such a small surface element, वो इतना छोटा लेंगे कि at each and every point on this particular surface element field is same, मतलब कि field अपना uniform हो जाए. अब इसका एरिया वेक्टर ले ले, सपोज दिस इज ith एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ith एलिमेंट दैट इज EI, उसका मानो कि एरिया वेक्टर है डेल्टा SI. सो वी कैन राइट फ्लक्स associated with this particular ith element that is delta phi I equal to EI dot delta SI, जैसे आगे हमने डिस्कस किया वैसे. अब हम ये पूरे सरफेस एलिमेंट को ऐसे सो मेनी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल 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 एलिमेंट में डिवाइड करेंगे. हर एक के लिए डेल्टा 5 कैलकुलेट करेंगे and then after we will take the summation of all these flux.
मतलब कि नाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस वन, वी कैन टेक इंटीग्रेशन. So here we can write resultant flux, that is summation of the flux associated with each element, sigma ei dot delta si. If we take delta si tends to 0, then we can write flux associated with the given surface, that is integration E dot ds over the given surface. So ये हो गई मोस्ट जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस. तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट पर्टिकुलर सरफेस. अगर सरफेस हमारी प्लेन सरफेस है तो सिंपली हम उसका एरिया वेक्टर जो है यहाँ पे उसको ई डी एस कॉस थीटा करके ले लेंगे और पूरा एरिया वेक्टर यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, राइट. तो ये केस में हमने जो आगे डिस्कशन किया वो इक्वेशंस आ जाएंगे. तो ये हो गया मोस्ट जनरलाइज्ड डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट पर्टिकुलर सरफेस. क्लियर बच्चों? नाउ एग्जांपल 1.11. An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E, that is 200 I caret Newton per coulomb for x greater than 0, and E, that is minus 200 I caret Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x equal to plus 10 centimeter and other is at x equal to minus 10 centimeter. Now A, what is the net outward flux through each flat face? B, what is the flux through the side of the cylinder? C, what is the net outward flux through the cylinder? D, what is the net charge inside the cylinder? तो पहले हम यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दी हुई है पूरी उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिलिंड्रिकल सरफेस है और उसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो रही है. ठीक है, तो अब देखो ये हो गया सिलेंडर 20 सेंटीमीटर वाला, उसका सेंटर ओरिजिन पे हो गया. यहां से एक सरफेस प्लस 10 पे मतलब कि 10 सेंटीमीटर ये साइड पे, दूसरी माइनस 10 पे मतलब 10 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट साइड पे मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ई की वैल्यू 200 आई कैरेट न्यूटन पर कूलम दी हुई है. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो माइनस 200 आई कैरेट न्यूटन पर कूलम दी हुई है, राइट. अब हमें फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस और ईच सरफेस कैलकुलेट करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फ्लैट फेस, ये वाली, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर एंड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है. देखो यहां पे तो 5 फॉर लेफ्ट सरफेस ई डॉट डेल्टा एस, ई नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ई इंटू माइनस आई कैरेट डॉट डेल्टा एस वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है माइनस आई कैरेट. मैग्नीट्यूड ई का है 200 तो ई 200 डेल्टा एस, तो इसका एरिया रेडियस हमें दी हुई है तो सर्कुलर फ्लैट सरफेस के लिए एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. आई डॉट आई 1 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 5 लेफ्ट. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई 3.14, रेडियस 5 सेंटीमीटर दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, उसका स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब सिमिलरली राइट सरफेस के लिए ले लेंगे
तो राइट सरफेस के लिए 5r E डेल्टा S, E एंड डेल्टा S बोथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो सिंपली लिख लो E डेल्टा S E पाई r स्क्वायर, तो वैल्यू सभी वही है, तो यही आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ ये जो सिलिंड्रिकली कर्व्ड सरफेस है उसके लिए गिनते हैं, तो फॉर एनी पॉइंट अगर यहां पे हम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ले ले तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब कि वो सिलिंड्रिकल जो सरफेस है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट के पास आप छोटा एलिमेंट ले लो और उसका एरिया वेक्टर बनाओ तो सरफेस को परपेंडिकुलर आएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट जीरो हो जाएगा, राइट। अब सी नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो सिलेंडर की 3 सरफेस है, 1, 2 और ये कर्व्ड वन, तो तीनों में से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका अब हम एल्जेब्रिक समेशन करते हैं क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई दैट इज 5 लेफ्ट साइड प्लस 5 सिलिंड्रिकल सरफेस बीच वाली, देन 5 राइट, तो 1.57 बीच में सिलिंड्रिकली जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए 0, देन 1.57 फॉर राइट, तो टोटल फ्लक्स हो गया 3.40। अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर, तो अगेन वी कैन यूज द गॉसेस थ्योरम, सो एप्सिलॉन 0 दैट इज फाई दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो Q दैट इज एप्सिलॉन 0 5 डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, तो फाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें चार्ज मिल गया, तो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलिंड्रिकल सरफेस। क्लियर बच्चों? नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसका इंपॉर्टेंस हम आगे उसकी एप्लीकेशंस जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में पता चलेगा। पहले गॉसेस लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सी, सपोज वी हैव any point charge Q. Now considering this point charge Q as a center, imagine a spherical surface having radius equal to small r as shown in the figure. Okay. Now suppose we think about the electric field of this particular charge. Then this is the positive charge, so electric field that is radially outward. Now electric field that is radially outward in all the directions. अब देखो यहाँ पे कि suppose we consider infinitesimal small, very small area element as shown in the figure at the surface of this spherical surface. Now electric field at this particular surface that is in radially outward direction, so we can say the electric field that is perpendicular to this surface. If we take the area vector for this surface element delta S, then this area element, for that the area vector is perpendicular to the surface. So here we can see now electric field and area vector both are in the same direction. Now as per definition of the flux, we can write the flux passing through this particular small element, that is delta phi equal to E dot delta S. Now E and delta S both are in the same direction. E that we can write Q upon 4 pi epsilon 0 r square. पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे डिस्कस किया हुआ है. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इट डेल्टा एस, आर कैरेट एंड डेल्टा एस विल बी इन द सेम डायरेक्शन.
So we can write delta phi, that is q upon 4 pi epsilon 0 r square delta s. अब हम पूरे स्फीयर में से, मतलब कि पूरी स्फेरिकल सरफेस जो है उसमें से कितना फ्लक्स बाहर आता है, राइट? और वी कैन से द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस एंटायर स्फेरिकल सरफेस. तो अभी हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एंटायर सरफेस को हम ऐसे डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस ऐसे एलिमेंट में डिवाइड कर दें. फॉर ईच वन वी कैलकुलेट द फ्लक्स एज पर दिस वन, एंड देन आफ्टर वी टेक द समेशन ऑफ ऑल दीज, राइट? तो हम लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, दैट इज फाई इक्वल टू सिग्मा ऑफ ऑल डेल्टा एस, that is q upon 4 pi epsilon 0 r square into delta s. अब देखो कि अगर डेल्टा s हम लिमिट टेंड्स टू 0 ले लें, राइट? तो ये समीशन that can be represented with the help of integration. So we can write phi, that is q upon 4 pi epsilon 0 r square, वो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया. सो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ds. अब पूरी सरफेस पे अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे, मतलब कि ऐसे डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस स्मॉल एलिमेंट का अगर समेशन करेंगे तो पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया मिलेगा. तो पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया कितना होता है? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू फाई. सो phi, that is equal to q upon 4 pi epsilon 0 r square, and ये हो जाएगा 4 pi r square. ये रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ 4 pi r square. तो अभी 4 pi r square ये पूरा कैंसल हो जाएगा. तो अब रह गया q upon epsilon 0. तो अब देखो यहां पे कि अब हम इसको जनरलाइज करके गॉसिस लॉ लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस हमने ली थी, दैट इज द क्लोज्ड सरफेस, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन 0, राइट? तो यहां पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन में कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस फाई, दैट इज, ये डेफिनेशन के हिसाब से इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ई डॉट डी ए, दैट इज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. अभी जिस क्लोज्ड सरफेस पे हम गॉसिस लॉ अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस, उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस. अब सपोज हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सपोज वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो वहां पे हम उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई एक क्लोज्ड सरफेस पसंद करेंगे जिसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, राइट? एंड देन आफ्टर we will use this equation integration E dot dA, that is sigma q upon epsilon 0. अभी integration dA will give you the surface area, sigma q that is the net charge enclosed by the surface. मतलब कि हमने जो गॉसियन सरफेस पसंद की है उसके अंदर कितने चार्जेस हैं वो हमें लेना है, आउटसाइड चार्जेस को कंसीडर नहीं करना है. एंड नेट चार्ज का मतलब है कि अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है तो हमें सबका एल्जेब्रिक समेशन लेके नेट चार्ज डिसाइड करना है और वो हम यहां पे लिखेंगे. अभी गॉसियन सरफेस हम कैसे डिसाइड करेंगे, राइट? तो गॉसियन सरफेस हम ऐसे डिसाइड करते हैं नॉर्मली कि या तो सरफेस जो हमने पसंद की है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है या तो सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, राइट? तो इस तरीके से ज्यादातर हम
गॉसियन सरफेस डिसाइड करते हैं और वो भी हम सिमेट्री में लेते हैं। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसिस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गॉसिस लॉ का यूज करके हम कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो अभी एक उसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मानो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है ऑलरेडी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ऐसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली है, राइट। अगर यहां पे हमें टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले हम मानो कि ये सरफेस लेते हैं, फर्स्ट वन। तो ये जो फ्लैट क्रॉस सेक्शनल सरफेस है उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम आर्बिटरीली एक्स डायरेक्शन लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैरेट डॉट डेल्टा एस, बट आई कैरेट हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फाई 1 हो गया माइनस ई डेल्टा एस। सिमिलरली हम अगर यहां पे सेकंड सरफेस के लिए ले ले तो E एंड डेल्टा एस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो ई आई कैरेट डॉट डेल्टा एस आई कैरेट, तो वो हो गया ई डेल्टा एस। अभी वो जो थर्ड सिलिंड्रिकली कर्व्ड सरफेस है उसके लिए हम यहां छोटा एलिमेंट ले ले तो उसका एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट विल बी 0। तो इस हिसाब से फॉर एंटायर सिलिंड्रिकली कर्व्ड सरफेस द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट विल बी 0। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सिलिंड्रिकल सरफेस कितना हो जाएगा? तो फाई दैट इज फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो ये तीनों का समीशन कर लिया, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस वन वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर फ्लक्स मिल जाए हमें तो सिग्मा क्यू दैट इज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन 0। तो यहां पे हमने एक्सटर्नल फील्ड में लिया हुआ था तो कोई चार्ज इसके अंदर नहीं होगा। अगर कोई चार्ज है तो उसका जो फील्ड है उसमें हम अगर पसंद करेंगे कोई गॉसियन सरफेस तो चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आगे एग्जांपल्स में और एप्लीकेशंस में सब आएगा। क्लियर बच्चों? अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस लॉ। हमने जो गॉसिस लॉ डिस्कस किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिकॉज गॉसिस लॉ दैट इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बहुत ही वंडरफुल लॉ है, वो हम एप्लीकेशन में देखेंगे। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी देखते हैं हम कि फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, मतलब कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभी ये वायर से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर लॉजिकली हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो वो वायर पे, वो एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो फाइंड आउट करो, उसके कंपोनेंट्स ले लो, राइट? और जो कंपोनेंट्स कैंसल हो रहे हैं वो कैंसल करो। फिर हम माइनस इन्फाइनिटी टू प्लस इन्फाइनिटी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया है उसका जो इक्वेशन डिराइव किया है उसका इंटीग्रेशन ले लो, तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। लेकिन जब हम गॉसिस लॉ यूज करते हैं तो देखो अभी कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, राइट? मानो कि हमें उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है।
तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम ये जो वायर है उसे ऐसे चर्न करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे यहाँ पे कोई पॉइंट लिया और फिर वायर को ऐसे चर्न करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो भी ऐसे सर्कल प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और दूसरा पॉइंट मानो के यहाँ लेते हैं। वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो यहाँ पे दो पॉइंट अगर नजदीक नजदीक लेंगे हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसे अगर हम चर्न करके घुमाएंगे तो सिलेंडर तैयार होगा। और हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम सिमेट्री कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो वो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगी। तो सिमेट्री के हिसाब से हम यहां पे ऐसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहां सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस प्रिपेयर करते हैं जिसकी लेंथ L है। तो हमें गॉसियन सरफेस कैसे पसंद करनी है, तो सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि या तो वो सरफेस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो या तो पैरेलल टू द सरफेस। तो देखो यहाँ अपर एंड लोअर सरफेस को पैरेलल है और ये सिलिंड्रिकली कर्व्ड सरफेस को फील्ड परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ हमने पॉजिटिवली चार्ज वायर लिया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हमने यहाँ पे इतनी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पसंद कर ली जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस R हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज ये वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, तो वो लैम्बडा है। अब हमने ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पसंद की है, राइट, उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे देखो, अगर हम ये अपर क्रॉस सेक्शनल सरफेस और लोअर क्रॉस सेक्शनल सरफेस इमेजिन करें तो उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो E डॉट डेल्टा S के हिसाब से ये जो अपर सरफेस है फ्लैट वन क्रॉस सेक्शनल वन, ये जो लोअर वन है उसके साथ फ्लक्स एसोसिएट होगा नहीं, मतलब कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दो सरफेसेस दैट इज जीरो। अभी फ्लक्स थ्रू दिस सिलिंड्रिकल सरफेस, तो इंटीग्रेशन E डॉट ds दैट इज सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इंटीग्रेशन E ds cos थीटा सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां पे हम कोई भी छोटा सा एलिमेंट पसंद करेंगे तो उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा अपना 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन E ds cos 0 सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0 हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ईच पॉइंट इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो वो सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कांस्टेंट वन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ds दैट इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी ये जो सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस है हमारी, उसका टोटल एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू L। तो इंटीग्रेशन ds हमारा हो जाएगा 2 पाई r इंटू L। अभी सिग्मा q दैट इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब कि सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही कंसीडर करना है, सरफेस के बाहर का जो चार्ज है वो हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखो यहां से यहां तक इतना चार्ज सरफेस के अंदर है, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा है, ये टोटल लेंथ L है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा है, तो L लेंथ में कितना हो जाएगा लैम्बडा इंटू L।
तो चार्ज एनक्लोज्ड हो गया लैम्बडा इंटू एल, दोनों साइड से एल कैंसल हो गया, तो इक्वेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर एन कैरेट, तो वो एन कैरेट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अब देखो यहां पे वंडर ऑफ गॉसिस लॉ जो मैंने बताया था, राइट, कि कितना वंडरफुल है। यहां पे हमने सिर्फ इतना ही चार्ज कंसीडर किया जितना गॉसियन सरफेस के अंदर था, बाहर का कोई चार्ज हमने कंसीडर नहीं किया। फिर भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिलेगा। दिस इज द वंडर ऑफ गॉसिस लॉ, कि गॉसिस लॉ में हम आर्बिटरीली गॉसियन सरफेस पसंद करते हैं, उसके अंदर का चार्ज कंसीडर करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मिलता है। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर। एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी देखो कि हमने इसके पहले देखा था कि थीन स्फेरिकली चार्ज्ड सेल, तो सेल में यहां सरफेस पे ही चार्ज होता है, ये चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है। सपोज ये स्फीयर जो है दैट इज विद रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर, उसमें टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड है, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सपोज रो है। तो हमने ये चार्ज स्फीयर विद रेडियस आर कंसीडर कर लिया, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज हमने क्यू ले लिया एंड टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ये। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंसीडर द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विथ रेडियस आर डैश, ये छोटी वाली आर डैश रेडियस वाली गॉसियन सरफेस हम पहले कंसीडर करते हैं, राइट। तो हमें एज पर गॉसिस लॉ ये सिग्मा क्यू फाइंड आउट करना होगा, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। लेफ्ट हैंड साइड इजी है कि ई डी एस कॉस थीटा, ई एंड डी एस सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो ई इंटीग्रेशन डी एस, इंटीग्रेशन डी एस अपना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। तो देखो ई इंटू 4 पाई आर डे स्क्वेयर। अभी सिग्मा क्यू, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो इतने वॉल्यूम में कितना, तो रो इंटू वो जो वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस का, दैट इज 4/3 पाई आर डैश क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। अभी ये 4 पाई कैंसल हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर यहां पे आर डैश बचेगा, सो वी विल गेट ई दैट इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर डैश। तो यहां पे हम अगर रो की वैल्यू जो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है उसमें 3 ऊपर ले लो, तो 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, वो अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E दैट इज R डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये रो दैट इज रिप्लेस्ड बाय 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, तो 3 कैंसल हो जाएगा ये। रिजल्टेंटली यू विल गेट E दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब इंटू आर डैश। तो देखो यहां पे सेंटर टू सरफेस योर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर डैश, मतलब कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और जैसे आप सरफेस की ओर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सरफेस पे वो
मैक्सिमम होगा। अब बाहर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो हम यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस वाले एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जहां पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कि गॉसियन सरफेस दैट इज आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो अब इसमें से जो पासिंग फ्लक्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन अब देखो यहां पे क्या होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर आपका चार्ज स्फीयर है, तो मतलब एंटायर चार्ज इज एनक्लोज्ड, पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर है। तो सिग्मा क्यू क्यू हो गया ई इंटीग्रेशन डी एस 4 पाई आर स्क्वेयर। तो अगेन ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहां भी आप देखो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर entire charge distribution behave like a point charge concentrated at the center। ऐसे ही बिहेव करता है वो। अब यही इक्वेशन हम रो की टर्म्स में लिख सकते हैं कि रो दैट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, सो दैट इज 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब q दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, उसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो E दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई पाई कैंसल्ड। तो ये हो गया E दैट इज रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वेयर। तो हमने देखा कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड द स्फीयर इट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखो E वर्सेस R, सेंटर टू सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट। एंड देन आफ्टर इट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर, तो ये ग्राफ हो गया। क्लियर बच्चों। अब फील्ड इनसाइड द सेल, तो हम यहां पे अगेन ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री वी विल कंसीडर spherical Gaussian surface having radius equal to r dash, concentric with spherical shell, and r dash is less than r। तो यहां पे देखो क्या होगा कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट अगेन आवर सेम इक्वेशन फाई दैट इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बट अब यहां पे देखो सिग्मा क्यू क्या है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। हमारी गॉसियन सरफेस ये वाली है, अब इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, चार्ज पूरा यहाँ पे आउटसाइड पे है, मतलब कि सिग्मा क्यू आपका क्या हो गया, तो सिग्मा क्यू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज 0। डी एस वो तो एरिया एलिमेंट है, वो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि ई दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। और यहां पे देखो अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करना चाहते हो, सेंटर टू सरफेस फील्ड 0 है और सरफेस से बाहर जाओ आप तो फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर। तो आप उसका ग्राफ ऐसे प्लॉट कर सकते हो कि सेंटर टू सरफेस फील्ड 0, फिर सरफेस पे मैक्सिमम, एंड देन आफ्टर it decreases as 1 upon r square। clear beta। now next application, field due to a uniformly charged thin spherical cell। वो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक फील्ड
इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल लेंगे और एक फील्ड इनसाइड द सेल लेंगे। तो मानो कि हमारे पास एक चार्ज थीन स्फेरिकल सेल है, उसके ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q डिपॉजिट किया हुआ है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। थीन स्फेरिकल सेल दैट इज विथ रेडियस इक्वल टू R। नाउ कंसीडर अ पॉइंट आउटसाइड द सेल विथ रेडियस वेक्टर R। तो यहां पे ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, मानो कि अब हम गॉसियन सरफेस, तो ये सिमेट्री जो है वो स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस भी हम स्फेरिकल पसंद करेंगे। तो R रेडियस वाली एक स्फेरिकल सरफेस हम कंसीडर करते हैं, दैट इज आवर गॉसियन सरफेस, राइट? ओके, नाउ गॉसियन सरफेस का सेंटर भी यहीं पे रहेगा जहां पे अपनी स्फेरिकल सेल का सेंटर है, मतलब कि ये कंसेंट्रिक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, तो मानो कि यहां सरफेस पे हम कोई भी पॉइंट डिसाइड कर ले, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। यहां पे हम स्मॉल एलिमेंट पसंद करते हैं, तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विथ रेडियस स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि गॉसियन सरफेस हमारी आउटसाइड पे है, राइट? तो फील्ड हमें आउटसाइड मिलेगा। अब देखो, फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस E डॉट ds सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा E इंटीग्रेशन ds cos 0 दैट इज सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए cos 0 कर लिया। इंटीग्रेशन ds वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो E इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इंटीग्रेशन ds हो गया 4 पाई r स्क्वायर। नाउ सिग्मा Q, अब सिग्मा Q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो हमारी गॉसियन सरफेस ये डॉटेड लाइन वाली है, उसके अंदर कितना चार्ज है? तो एंटायर स्फेरिकल सेल वो उसके अंदर है, मतलब कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, दिस टोटल चार्ज Q उसने एनक्लोज कर लिया, वो उसके अंदर है। सो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी 4 पाई r स्क्वायर को राइट साइड पे ले लेते हैं, तो E दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पे देखो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर हो गया, राइट? अब यहां पे देखो कि ये जो इक्वेशन हुआ वो हो गया E दैट इज Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R का हो गया। तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर फॉर एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। मतलब कि स्फेरिकल सेल के बाहर का अगर कोई पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो उसके लिए ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह कॉन्सेंट्रेट होके बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? अभी ये इक्वेशन हम सिग्मा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर, r दैट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो लिख सकते हैं कि Q दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अभी ये जो Q की वैल्यू है वो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो E दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अभी 4 पाई कैंसल हो जाएंगे,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन हम इसलिए कंसीडर करते हैं कि अगर टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल दिया हुआ है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, और फॉर द स्फेरिकल सेल अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपको तो आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। तो एमसीक्यू में हेल्पफुल हो जाता है। क्लियर? लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखनी है कि एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो मानो कि हमारे पास ऐसी एक इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट है, राइट? उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मानो कि सिग्मा है, राइट? अभी हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ली हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में और लेफ्ट साइड में परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, राइट, एज शोन इन द फिगर। अब यहां पे हम सपोज की ऐसी एक पैरेललोपाइड गॉसियन सरफेस पसंद कर दी। आप सिलेंडर भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कंसीडर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यहां पे आप सिलेंडर बना लो, या तो ऐसे पैरेललोपाइड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड गॉसियन सरफेस भी ले सकते हो, राइट? तो अभी देखो दोनों साइड पे, तो अगर हम ये ऊपर वाला सरफेस पसंद कर ले मानो कि, तो जिस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है वहां पे एरिया वेक्टर फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसके साथ कोई फ्लक्स एसोसिएट होगा नहीं। तो यहां पे फ्लक्स विल एसोसिएट ओनली विद दिस क्रॉस सेक्शनल सरफेसेस। मानो कि ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया ए है, तो राइट साइड पे एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड पे भी एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो फ्लक्स पासिंग एट द लेफ्ट एंड ई ए, फ्लक्स पासिंग एट द राइट एंड दैट इज ई ए। एंड यहां फॉर सिंप्लिसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेफ्ट एंड एंड राइट एंड दोनों आपकी प्लेन शीट जो है उससे सेम डिस्टेंस पे है। वैसे डिस्टेंस बीच में आने वाला ही नहीं है, आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है? तो अब नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एंटायर गॉसियन सरफेस, तो हमने देख लिया कि फ्लक्स तो ये दोनों में से ही सिर्फ पास होगा, वही होगा ड्यू टू एंटायर दिस वन। नाउ phi that is integration E dot ds sigma q upon epsilon 0. तो टोटल फ्लक्स पासिंग दैट इज लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड दैट इज सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो लेफ्ट साइड का EA, राइट साइड का EA दैट इज सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो लेफ्ट साइड पे यह इक्वेशन में हो गया 2EA। अभी चार्ज एनक्लोज्ड, तो इसके अंदर का जो चार्ज है वो यहां पे जितना चार्ज होगा इतने पोर्शन में वही होगा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो चार्ज इन एरिया ए कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है? ए कैंसल हो जाएगा, तो E दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एट एनी डिस्टेंस इफ यू कंसीडर एनी पॉइंट, कोई भी डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा एंड वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। वेक्टर फॉर्म में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो E इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव। सिग्मा पॉजिटिव है तो आउटवर्ड आएगा, और अगर सिग्मा नेगेटिव है मतलब कि नेगेटिवली चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द प्लेट आएगा,
राइट, लेकिन वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगा एट एनी पॉइंट। क्लियर बच्चों? नाउ एग्जांपल 1.10, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex इक्वल टू अल्फा x रेज टू 1/2, Ey Ez that is equal to 0, in which alpha that is 800 Newton per Coulomb meter raised to 1/2. Calculate the flux through the cube and the charge within the cube. Assume that A that is equal to 0.1 meter. तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, y and z कंपोनेंट 0 है, मतलब कि एक्सक्लूसिवली और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन x डायरेक्शन। और जैसे x चेंज होता है, मतलब कि आप x डायरेक्शन में जैसे आगे बढ़ते हो, योर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग वन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो सिचुएशन दी हुई है वो ऐसे है कि जो क्यूब है दैट इज विद साइड a, और क्यूब ओरिजिन से x एक्सिस पे a डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है, मतलब कि ये डिस्टेंस x है और ये जो साइड है इसकी वो भी a है। अब Ex दैट इज अल्फा x रेज टू 1/2 वो दिया हुआ है, Ey Ez 0 है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है दैट इज 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेज टू 1/2, a दिया हुआ है मतलब कि साइड की वैल्यू 0.1 मीटर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट फेस, तो हमें फ्लक्स गिनना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिनना पड़ेगा। तो जो लेफ्ट सरफेस है वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, मतलब कि आपका x हो गया a, तो E एट लेफ्ट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट सरफेस, अल्फा x रेज टू 1/2 दैट इज अल्फा a रेज टू 1/2। तो अभी जो लेफ्ट सरफेस है उसमें से फ्लक्स कितना पास होता है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट सरफेस, तो अभी लेफ्ट सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा तो ये डायरेक्शन में, तो नेगेटिव x डायरेक्शन में वो जाएगा। तो अभी फ्लक्स एसोसिएटेड विथ लेफ्ट सरफेस E डॉट डेल्टा S दैट इज EI कैरेट डॉट, ये जो सरफेस है उसके साइड A है तो एरिया हो गया A स्क्वायर माइनस I कैरेट, तो माइनस साइन हमने आगे ले लिया, E की वैल्यू अल्फा A रेज टू 1/2, A स्क्वायर I डॉट I 1 हो गया अपना। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट सरफेस दैट इज माइनस अल्फा A रेज टू 1/2, A रेज टू 2 दैट बिकम्स A रेज टू 5/2। तो अभी लेफ्ट सरफेस में से हमें पासिंग फ्लक्स मिल गया, राइट। अभी राइट सरफेस ये देखेंगे। अभी ये जो दो सरफेस है लेफ्ट एंड राइट, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसी में से फ्लक्स पास होगा। बाकी की जो चार सरफेस है, मानो कि ये ऊपर वाली सरफेस आपने ले ली, तो उसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, नीचे वाले के लिए नीचे जाएगा, ये आगे वाली सरफेस के लिए बाहर आएगा, पीछे वाली सरफेस के लिए अंदर जाएगा। लेकिन सभी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होंगे, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल दोज डायरेक्शंस जीरो हो जाएंगे, ऑल दोज फेसेस जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अभी राइट सरफेस के लिए देखते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट फेस, तो राइट फेस जो है वो ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट सरफेस दैट इज अल्फा x रेज टू 1/2, अल्फा x की वैल्यू हो गई 2a, सो 2a रेज टू 1/2 दैट इज 2 raised to 1/2, a raised to 1/2. Okay. Now flux passing through the right surface. So flux through the right surface that is E into area. Area that is a square. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे
ई की वैल्यू अल्फा इंटू 2a⁴1/2 एरिया a स्क्वायर, then alpha 2⁴1/2 a⁴1/2 a square, that is alpha 2⁴1/2 a⁵5/2। बाकी की कोई सरफेस में से फ्लक्स पास होगा नहीं। तो अभी नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब गिनते हैं। तो दोनों फ्लक्स का एल्जेब्रिक समीशन, सो राइट का अल्फा 2⁴1/2 a⁵5/2 माइनस लेफ्ट का, क्योंकि लेफ्ट का नेगेटिव आया था, तो माइनस अल्फा a⁵5/2। अल्फा a⁵5/2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हो गया √2 - 1, ये 2⁴1/2 को √2 लिखा हमने। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 800, ए की वैल्यू 0.1⁵5/2 √2 - 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स मिला। अभी हमें बी क्वेश्चन बाकी है। बी में हमें गिनना है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्यूबिकल सरफेस। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्यू इनसाइड द क्यूब। तो अब हम यहां पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करके इस क्यूब को गॉसिस लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि फाई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, देयरफॉर क्यू दैट इज फाई एप्सिलॉन 0। तो क्यू चार्ज एनक्लोज्ड दैट इज फाई की वैल्यू 1.05, एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। क्लियर बच्चों? नाउ एग्जाम्पल 1.11। An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E, that is 200 I carat Newton per coulomb for x greater than 0, and E, that is minus 200 I carat Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x equal to plus 10 cm and other is at x equal to minus 10 cm. Now A, what is the net outward flux through each flat face? B, what is the flux through the side of the cylinder? C, what is the net outward flux through the cylinder? D, what is the net charge inside the cylinder? तो पहले हम यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दी हुई है पूरी, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिलिंड्रिकल सरफेस है और उसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, ये हो गया सिलेंडर 20 सेंटीमीटर वाला, उसका सेंटर ओरिजिन पे हो गया। यहां से एक सरफेस प्लस 10 पे, मतलब कि 10 सेंटीमीटर ये साइड पे, दूसरी माइनस 10 पे, मतलब 10 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड पे, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ई की वैल्यू 200 आई कैरेट न्यूटन पर कूलम दी हुई है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो माइनस 200 आई कैरेट न्यूटन पर कूलम दी हुई है। राइट, अब हमें फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस और ईच सरफेस कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फ्लैट फेस, ये वाली, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर एंड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखो यहां पे, तो 5 फॉर लेफ्ट सरफेस ई डॉट डेल्टा एस, ई नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ई इंटू माइनस आई कैरेट, डॉट डेल्टा एस वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस आई कैरेट। मैग्नीट्यूड ई का है 200, तो ई 200 डेल्टा एस
तो इसका एरिया, रेडियस हमें दी हुई है, तो सर्क्यूलर फ्लैट सरफेस के लिए एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, आई डॉट आई 1 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 5 लेफ्ट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई 3.14, रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10⁻² मीटर, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब सिमिलरली राइट सरफेस के लिए ले लेंगे, तो राइट सरफेस के लिए 5r e डेल्टा s, e एंड डेल्टा s बोथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो सिंपली लिख लो e डेल्टा s e पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू सभी वही है, तो यही आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ ये जो सिलिंड्रिकली कर्व्ड सरफेस है उसके लिए गिनते हैं, तो फॉर एनी पॉइंट अगर यहां पे हम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ले ले तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब कि वो सिलिंड्रिकल जो सरफेस है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट के पास आप छोटा एलिमेंट ले लो और उसका एरिया वेक्टर बनाओ, तो सरफेस को परपेंडिकुलर आएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट 0 हो जाएगा, राइट। अब सी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो सिलेंडर की 3 सरफेस है, 1, 2 और ये कर्व्ड वन, तो तीनों में से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका अब हम एल्जेब्रिक समेशन करते हैं, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो 5 दैट इज 5 लेफ्ट साइड प्लस 5 सिलिंड्रिकल सरफेस बीच वाली, देन 5 राइट, तो 1.57 बीच में सिलिंड्रिकली जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए 0, देन 1.57 फॉर राइट, तो टोटल फ्लक्स हो गया 3.14। अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर, तो अगेन वी कैन यूज द गॉसेस थ्योरम, सो एप्सिलॉन 0 दैट इज 5 दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो q दैट इज एप्सिलॉन 0 5 डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, तो 5 की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें चार्ज मिल गया, तो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलिंड्रिकल सरफेस। क्लियर बच्चों? नाउ एग्जांपल 1.12, an early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by the uniform density of negative charge up to a radius capital R. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance R from the nucleus? तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम ले सकते हैं Ze, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो E होगा, Z दैट इज एटॉमिक नंबर, ओके, तो इतना चार्ज हो जाएगा, वो सेंटर पे है। यह समझने के लिए हमने ये बड़ा दिखाया है सेंटर, ताकि पता चले कि यहाँ पे Ze चार्ज है। अब ये न्यूट्रल है एटम, मतलब कि नेगेटिव चार्ज सेम होगा, राइट, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हम प्लस Ze लेते हैं तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस Ze हो जाएगा। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो पॉइंट चार्ज है, वो सेंटर पे ही है सिर्फ, तो उसकी डेंसिटी लेने की जरूरत नहीं है कोई। नेगेटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड बताया हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, सो रो दैट इज माइनस Ze अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये 3 ऊपर ले लो, सो माइनस 3 Ze अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम एंड आउटसाइड द एटम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इनसाइड द एटम फाइंड आउट करने के लिए हम पहले
स्मॉल आर रेडियस वाली एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, वेयर आर इज लेस देन आर, मतलब कि इनसाइड दिस एटम वी कंसीडर द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, तो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन फाई दैट इज इंटीग्रेशन सरफेस ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ई सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। नाउ सिग्मा क्यू इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने पसंद की उसके अंदर कितना चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो उसके अंदर है ही है, तो प्लस जेड ई। अब नेगेटिव चार्ज भी है उसके अंदर, तो वो कितना है, तो नेगेटिव चार्ज की वॉल्यूम डेंसिटी रो, मतलब कि नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। अभी यहां पे हम रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो आगे वाला इक्वेशन E 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो जेड ई 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब रो की आगे से वैल्यू हम लेंगे -3 जेड ई अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो ये 4 पाई 3 ये कैंसल हो जाएगा, राइट। अब 1 अपॉन ये 4 पाई यहां पे ले लिया एप्सिलॉन जीरो के साथ, आर स्क्वायर हमने यहाँ ये साइड पे लिखा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये जेड ई माइनस जेड ई अपॉन आर क्यूब इंटू दिस आर क्यूब। अब ये दोनों में जेड ई कॉमन लेके बाहर ले लो, सो ई दैट इज जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये 1 अपॉन आर स्क्वायर को इनसाइड द ब्रैकेट ले लो, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर क्यूब मिलके हमें आर देंगे और नीचे रहेगा आर क्यूब। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम कितना होगा, तो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द एटम इफ वी कंसीडर spherical Gaussian surface with radius r dash where r dash is greater than r, तो वो जो Gaussian surface होगी आउटसाइड द एटम वो पूरे एटम को एनक्लोज करेगी, मतलब कि पूरा एटम उसके अंदर आ जाएगा। तो उस केस में नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना होगा, तो प्लस जेडी माइनस जेडी, एटम तो न्यूट्रल है तो वो जीरो हो गया। अगर नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस जीरो हो गया तो एज पर दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ds तो जीरो नहीं होगा, मतलब कि E दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कि एट एनी पॉइंट आउटसाइड द एटम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑलवेज जीरो। तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों।